हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में जो लास्ट सीरीज़ मैंने शुरू की थी, मतलब जो मेरा चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू, उसी का अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि ये चैनल नया है तो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ कि इस चैनल पे जो भी मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उनका जो बेस रहेगा वो एनसीईआरटी ही रहेगा। ये जो चैप्टर है वो क्लास 8 का चैप्टर है और मैंने बेस क्लास 8 ही रखा है, बट कुछ कुछ चीज़ें मैंने हायर लेवल की ले रखी हैं जैसे जैसे जो टॉपिक आता गया है, क्योंकि वो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने बैक्टीरिया के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंजाई, मतलब आज का जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है फंजाई। तो ये जो होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें जो होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया भी होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो चिटिन की बनी होती है, ना कि सेलुलोज की, ठीक है। और जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है मशरूम, ईस्ट और भी सारे हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादातर डिस्कस किया हुआ है मशरूम और ईस्ट के बारे में, इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ लिख रखा है। ये जो होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है ईस्ट और मल्टी का एग्जांपल है मशरूम एंड मोल्ड्स। तो यूनिसेलुलर जैसे नाम से ही आप समझ रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस भी कर लिया था कि यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड और मल्टीसेलुलर मतलब मल्टीपल सेल्स होते हैं। अब इनके कुछ हम यूज़फुल इफ़ेक्ट पढ़ते हैं कि क्या क्या किस किस चीज़ों में ये फ़ायदा करते हैं, जैसे हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो है फूड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे मशरूम जो हम लोग खाते हैं, देखते होंगे सब्जी जब भी लेने जाते हैं तो अक्सर वहाँ मिलता है। तो ये जो मशरूम होता है इसमें मतलब ये प्रोटीन रिच होता है, तो ये हमारे खाने में इस्तेमाल होता है। और ईस्ट का मैंने आपको लास्ट में भी बता रहा था, लास्ट लेक्चर में भी बता रखा है कि ब्रेड मेकिंग में इस्तेमाल होता है और अल्कोहल प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको बताया था कि ईस्ट को जैसे हम ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते क्यों हैं, क्योंकि ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ईस्ट जो है CO2 रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो जो भी बैटर रहता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। यही रीज़न है कि हम इसको ब्रेड मेकिंग में या ब्रेड इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है इस एनसीईआरटी में, फर्मेंटेशन के बारे में। मेनली जो फर्मेंटेशन होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होता है ईस्ट के द्वारा। तो इस प्रोसेस को जिन्होंने दिया था उन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने खोजा था लुईस पाश्चर, और उन्होंने 1857 में इसकी डिस्कवरी की थी। फंजाई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेडिसिन मेकिंग में इस्तेमाल होता है। पहला एंटीबायोटिक जो बनाया गया था वो इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनाया गया था, फंजाई के, जिसका नाम है पेनिसिलिन। और ये किस फंजाई से बना था उसका नाम है पेनिसिलियम, और इसको बनाया किसने था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। इन्होंने 1928 में बनाया था। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है, किसने बनाया था और किस फंजाई से बना था। ये जो चीज़ें हैं मतलब ये रिपीटेड मोड में हर एग्ज़ाम में आपको लगभग देखने को मिल जाएंगे। और ये हेल्प करते हैं प्रोड्यूसिंग विटामिन्स एंड एंजाइम्स। ये डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं। ये डेड प्लांट और एनिमल जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वो रिसाइकिल करते हैं, फिर उनके न्यूट्रिएंट्स को बैक करते हैं वापस सॉइल में। आगे जब हम इसी चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको ये प्रोसेस ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे मतलब इन्वायरमेंट से जो नाइट्रोजन होता है कैसे वो सॉइल में आता है वापस से इन्वायरमेंट में चला जाता है। ये टोटल जो फिक्सेशन होता है उसी को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन, ये मेनली रूट्स में, प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है, जहाँ वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन प्लांट रूट्स में और सॉइल में और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। ये मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसका इस्तेमाल होता है। चीज़ प्रोडक्शन में ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जैसे सिट्रस एसिड हो गया। अब इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर दवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं तो जाहिर सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियाँ भी फैलाते हैं, क्योंकि जो बीमारियाँ फैलाते हैं उन्हीं की मदद से हम दवाइयाँ बना पाते हैं।
तो जब हम दवाइयों की इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो बीमारियां हैं वो भी इन्हीं के द्वारा फैलाई जाती हैं। तभी बोलते हैं ना, लोहा लोहा क्यों काटता है, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ें यहाँ होती हैं कि ये बीमारियाँ फैलाती हैं और फिर इन्हीं के हेल्प से हम उनके मेडिसिन्स बनाते हैं। तो कुछ बीमारियाँ जो ह्यूमन में फंजाई के द्वारा फैलती हैं, जिसका नाम है रिंगवॉर्म, एथलीट फूड्स, तो ये मेनली स्किन डिजीज़ होती हैं जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से फैलती हैं। अब आते हैं प्लांट डिजीज़ के बारे में। प्लांट में जो दो डिजीज़ मेनली पूछी जाती है, डिजीज़ तो कई सारी फैलती हैं, बट आपके लेवल पे मेनली जो पूछी जाती हैं उसमें है रस्ट ऑफ व्हीट, ये एनसीईआरटी में मेंशन है इस बीमारी का, और स्मट डिजीज़। तो जो रस्ट ऑफ व्हीट है, अगर पूछा जाए कि ये किस फंजाई से होता है, एक किसी एग्ज़ाम में इसका नाम पूछ रखा है, तो प्यूकिनिया जो फंजाई का नाम है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एनिमल डिजीज़। तो इतने सारे तो एनिमल डिजीज़ नहीं हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में अभी क्लास 8 के लेवल पे, बट क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैंने उनको ले लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो एनिमल डिजीज़ में है रिंग वॉर्म, मेनली ये कैटल्स, डॉग, कैट में मिलते हैं। ये स्किन और हेयर और नेल्स को अफेक्ट करते हैं। फिर है एस्परजिलोसिस, ये जो है ये जो डिज़ीज़ है जिस फंगस के द्वारा फैलाई जाती है उसका नाम है एस्परजियस, और मेनली ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। जैसे इस टॉक्सिन का नाम भी पूछा हुआ है किसी एग्ज़ाम में, अब मुझे एग्जैक्टली एग्ज़ाम का नाम नहीं पता, एल्फोटॉक्सिन। ठीक है, मेनली ये जो डिज़ीज़ है एस्परजिलोसिस, ये जो भी एनिमल हैं उनके रिस्पायरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, चाहे बर्ड हो गया, डॉग हो गया, एक्सेट्रा। फिर जो हमारी थर्ड डिज़ीज़ है वो है कैंडियासिस। तो ये कैंडिया फंगस के द्वारा फैलाया जाता है जो माउथ, गट और स्किन को अफेक्ट करता है। फिर जो लास्ट डिज़ीज़ है वो है डर्मोफाइटोसिस। ये जो है रिंग वॉर्म की तरह डिज़ीज़ है, ये मेनली स्किन इन्फेक्शन है जो हेयर लॉस और इरिटेशन कॉज करता है। तो ये टोटल हमारी डिज़ीज़ कवर हो गई। और क्या क्या जैसे इसके क्या क्या नुकसान है वो हम एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जैसे खाने को, जैसे लिखा हुआ ना फूड स्पॉइलेज, मतलब खाने को ख़राब कर देता है। ब्रेड पे मोल्ड जिस फंजाई के द्वारा होता है उसका नाम है राइजोपस, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और कुछ जो इन फंजाई हैं जो प्रोड्यूस करते हैं माइकोटॉक्सिन, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग वाली प्रॉब्लम होती है। अक्सर आप देखते होंगे, आप पार्टी वगैरह में गए, आपने कुछ खा वा लिया और उसके बाद आके आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, डॉक्टर बोल देता है कि अरे फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो ये जो डिज़ीज़ है फूड पॉइजनिंग, वो मेनली जब कोई भी फूड कंटामिनेटेड हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसा भी हम फंजाई के बारे में बात करें, तो वहाँ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से फूड क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें हेल्थ इशू आ जाते हैं। और ये जैसे कहने को फूड पॉइजनिंग जो है नॉर्मल बीमारी है, बट जैसे समर उमर में इस प्रॉब्लम के द्वारा डेथ भी हो जाती है, तो सीरियस इशू है। और फिर जैसे ये जो है मटेरियल को भी डैमेज कर लेते हैं, जैसे क्लॉथ को, पेपर को, लेदर को, एक्सेट्रा को, क्योंकि ये जो होते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट कंडीशन में। से बरसात के टाइम में आपको हमेशा कहीं ना कहीं दिख जाएंगे पेड़ वेड़ के नीचे, ये जिसको हम लोग बचपन में छत्ता बोलते थे, वो कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाना है। ठीक है, और जो फंगल स्पोर्ट्स होते हैं जैसे इन्वायरमेंट में जो रहते हैं वो मैं जो एक दो डिजीज़ेस हैं वो कॉज करते हैं। जैसे वो एलर्जी, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों को रहती है कि मतलब धूल से, धूप से उन्हें छींक आने लगती है, उनको ब्रीदिंग में इशू आ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अस्थमा भी, जैसे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी इसके द्वारा होती है लोगों को। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअल, उसमें रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। तो बाइनरी फिजन के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ कि जो बाइनरी फिजन होता है उसमें एक जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो 2 आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है और फिर वो अलग अलग ग्रो होते हैं। तो इस तरह से उस मतलब बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस है वो होता है। और बाइनरी फिजन जो है वो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।